चलो भाई, आईआर आज का हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है आंसर राइटिंग में। टेस्ट 16 इंटरनेशनल रिलेशन का पहला टेस्ट है ये। टॉपिक्स इंडिया, उसके नेबरहुड, वो सब करेंगे। डायस्पोरा होगा इसके अंदर, है ना। तो इसी बहाने आपके सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए होंगे, आई होप आपने, है ना। तो जितना भी स्टैटिक पोर्शन है, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है नेबर को लेके, और जो भी टॉपिक रहे, अपने स्टैटिक नोट्स रिवाइज कर लो। उसके साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड करंट में चल रहा है वो भी आपको देखना है। और मैंने जो आपके मॉडल आंसर में दूंगा, ये मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बना दिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सेम टॉपिक पे, थोड़ा आसपास भी आ सकता है, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए उसके लिए। और एचसीएस में अगेन 4 सीट्स आती है भरने के लिए, है ना। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर रहेगा, तो आप उसको और एक्सपेंड कर सकते हो। तो आईआर के मॉडल आंसर मैं काफी बड़े दे रहा हूँ आपको, जैसे 2 पेज या 3 पेज में दे दिया। बिकॉज डायमेंशंस आप ज्यादा कर सकते हो जनरेट, उनमें जो अंदर लिखा हुआ है वो आप कम कर देना, पॉइंट्स पॉइंट्स लिख देना अपने आंसर के अंदर, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, एग्जाम्पल दे देना। लेकिन इससे फायदा क्या होगा डिटेल मॉडल आंसर से, कि आपको फिर और कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज मैं आपको पहला क्वेश्चन करा दूंगा टैरिफ वाला, तो अब उसको आपका मॉडल आंसर के थ्रू आपके डिफरेंट डायमेंशन डेटा एक जगह मिल जाएंगे। अब ये नहीं कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स या और कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। ये फायदा हो जाएगा, आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे साथ साथ आईआर के। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन, एनालाइज द implication of United Nation imposing a 50% tariff on the most Indian goods in 2025 for India's export led growth and trade diplomacy। तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था ये, है ना। 50% का जो टैरिफ था, तो उसमें बताना है कि हमारी एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ है और जो हमारी ट्रेड डिप्लोमेसी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। हाउ शुड इंडिया रिकैलिब्रेट इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द यूएसए टू मिटिगेट दिस एडवर्स इम्पैक्ट। अब कहीं ना कहीं जो हमारे पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम ठीक भी तो करेंगे, तो उसको हमें कैसे मिटिगेट करना है, ये दो पार्ट है इसके। ठीक है, 10 मार्क्स, 9 मिनट्स, स्टार्ट।
चलो भाई देखो, पहले तो आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे कि भाई यूएस इम्पोज 50% ऑफ द टैरिफ ऑन ऑल मोस्ट इंडियन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम, है ना, 27 अगस्त 2025 अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अगर ये पता है तो ठीक है। और रीजन क्या था? साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी सेक्शन 232 एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस सेक्शन 301 के अंदर। ठीक है। अब टैरिफ्स नियरली 55 से 70% लगेंगे इंडियन एक्सपोर्ट्स पे टू द यूएस। अब किन किन पे लगेंगे वो बता दो थोड़ा। टेक्सटाइल हो गए, जैम्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, लेदर हो गया, मरीन प्रोडक्ट्स हो गया, केमिकल। और कुछ सेक्टर्स एग्जम्प्टेड है, फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर, एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये आपने जो ब्रॉड बता दिया स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में, इसको आप डायग्राम में भी दिखा सकते थे कि किन किन पे टैरिफ लगेगा और क्या क्या एग्जम्प्ट है। बीच पे यूएस लिख दो टैरिफ, इस तरफ लिख दो टैरिफ ऑन, और इधर लिख दो एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट्स। या कैसे भी करके इस जो पार्ट को एक दो लाइन लिख के इंट्रोडक्शन में एक डायग्राम बन जाएगा। फिर आप आओगे क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। जो क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या रहा है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है हमारी जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है उस पे, और हमारी ट्रेड डिप्लोमेसी पे। ठीक है। फिर थर्ड पार्ट क्या आएगा, कैसे हमें इसे ठीक करना है। बस ये तीन पार्ट आपको एड्रेस करने थे। तो इम्प्लीकेशन फॉर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ उस पे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्ट है वो एक थोड़े लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। कैसे? मान लो एक प्रोडक्ट इंडिया से गया 100 रुपीज का, उस पर ड्यूटी लगी 50%, वो यूएसए में कितने का मिलेगा? 150 में। सेम प्रोडक्ट भूटान में, सॉरी बांग्लादेश, वियतनाम में, यहाँ पे भी 100 रुपीज का प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे लगभग इनको कोई ड्यूटी फ्री है या 10% ड्यूटी है, तो वो मिलेगा 110 में। सेम प्रोडक्ट, कॉस्टिंग सेम आ रही है, तो लोग बाग इसी को खरीदेंगे ना 110 वाले को, हमारा क्यों खरीदेंगे? तो हमारी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है। फिर कुछ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनको वैसे ही टैरिफ लगाना बाकी कंट्रीज पे अलाउड नहीं होता, तो उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाता है। तो वहां पे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा अगर हमारे ऊपर टैरिफ ज्यादा लगेगा तो ये टेक्सटाइल्स, जेम्स, लेदर गुड, इन सब इंडस्ट्री में दे विल फेस हायर कॉस्ट इन द यूएसए कंपेयर टू देयर राइवलरी अगेंस्ट बांग्लादेश और वियतनाम। तो यहाँ के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, तो फिर हमारे गुड्स की डिमांड वहां पे कम हो जाएगी। पहला तो ये पोटेंशियल है ये, बाकी देखो आगे। ठीक है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट और क्या पड़ेगा? इट कुड, इसलिए वर्ड मैंने यूज किया कुड, क्योंकि आने वाले टाइम पे देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। इट कुड कट इंडिया जीडीपी बाय 0.3 to 5%। तो हमारी जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है 0.3 से लेके 5% तक का। रिड्यूस एक्सपोर्ट्स बाय $4 to 5 बिलियन। ठीक है। और थर्ड क्या होगा, हमारा रुपी भी डिप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स क्या होंगे हमारे, कम हो जाएंगे, डॉलर का इनफ्लो कम हो जाएगा, तो फिर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपी डिप्रिशिएट कर जाएगा। फोर्थ इज द पोटेंशियल जॉब लॉस। जब यहाँ पे डिमांड कम होगी, है ना, तो वो इंडस्ट्री थोड़ी बंद होगी, कुछ शट डाउन होंगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो जॉब लॉस भी कम होगा। अब ये जो पैरामीटर मैंने बनाए हैं ना, ये मैंने सोच के बनाए बिकॉज ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक। ये आपको चीजें सीखनी है आंसर राइटिंग के अंदर, कि पहला तो लिख दिया रिड्यूस कॉम्पिटिशन। अब जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो इकोनॉमिक्स के जो आपने चैप्टर पढ़े थे उनके पैरामीटर आप बना दो यहाँ पे। जीडीपी आपने पढ़ा होगा, तो जीडीपी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। एक्सपोर्ट पढ़ा होगा, एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट कवर हो गया, उसको छोड़ देना, है ना। चलो यहाँ पे आगे एक्सपोर्ट पढ़ा, उस पे दे दिया आपने, जीडीपी दे दिया। रुपी डेप्रिशिएशन एप्रिशिएशन पढ़ते हैं वो डाल दिया। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं वो डाल दिया। इसके अंदर आपको ये चीजें सीखनी है, इकोनॉमी में जो जो पैरामीटर है जिन जिन पे फर्क पड़ सकता है वो सब आप डाल दो। ये होता है आंसर राइटिंग का फायदा, जब तुम करते हो दिमाग कैसे चलाना है, अब स्ट्रक्चर बन गया। अब जब भी इकोनॉमिक इंप्लीकेशन दिखाना है तो इकोनॉमिक्स चैप्टर याद करो, कोरोस्पोंडिंग डाल दो अपना। अब देखते हैं हम इंप्लीकेशन फॉर ट्रेड डिप्लोमेसी। ऐसे ही आप ट्रेड में भी कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन के जो जो पैरामीटर्स आपको लगते हैं कि हमारे इंडिविजुअल रिलेशन, बाइलेटरल रिलेशन पे फर्क पड़ेगा, वो डाल दो। हमारे रीजनल इंटरेस्ट जैसे क्वाड हो गया, बाकी सब हो गया, उन पे पड़ेगा, वो डाल दो। हमारे रिलेशन थर्ड कंट्री के साथ फर्क पड़ेगा इसके कारण, वो डाल दो। हमारे रिलेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूटीओ है वहां फर्क पड़ेगा, वो डाल दो। तो कहने का मतलब बस पैरामीटर उठाओ उसके, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या पैरामीटर है, उनसे अपना आंसर फ्रेम कर लो। तो अगर आपकी फ्रेमिंग ठीक है, आपका सोच ठीक है, अप्रोच ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसके पॉइंट्स उठाओगे और उसका उस आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके डेटा उसके अंदर फिल करके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ये चीजें सीखनी होती है आपको बस। अब इम्प्लीकेशन फॉर ट्रेड डिप्लोमेसी क्या आएगा? पहले देखो मैंने कहा बायलेटरल, तो हमारे और यूएसए में कहीं ना कहीं फिर बायलेटरल स्ट्रेन्स आएंगे, है ना। डिप्लोमेसी में फ्रिक्शंस बढ़ेंगे और निगोशिएट बात हो, ठीक है, आपस में ट्रस्ट कम होएगा,
तो ये एक हो गया। सेकंड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया दिस मूव is seen as both as an economic and geopolitical response to the India's energy ties with Russia। तो कहीं ना कहीं यही देखा गया कि इंडिया के जो इकोनॉमिक और जो एनर्जी टाइज बढ़ रहे थे रशिया के साथ, उसके खिलाफ ये लगाया गया। तो फिर वो और क्या करेगा, फर्दर जियोपॉलिटिकल टेंशंस को बढ़ाएगा। देन डोमेस्टिक प्रेशर होएगा हमारे ऊपर भी, और आया भी था कि जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया और जो बाकी यूएस की कंपनीज है उनको क्या करो, बॉयकॉट करो। तो ये डोमेस्टिक प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। लास्ट इज द अंडरमाइनिंग डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ को भी तो अंडरमाइन कर रहा है ये मूव, है ना। यूनिलेटरल टैरिफ्स है ऑफ दिस मैग्नीट्यूड विद फ्लाउट एस्टेब्लिश्ड, है ना, वुड फ्लाउट एस्टेब्लिश डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। तो डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स को भी ये वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बायलेटरल देखा, और किसी कंट्री के साथ रिलेशन देखा, कोई रीजनल ग्रुपिंग का डाल दो, और लास्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डाल दो। 3-4 पॉइंट आपके इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट जो उसका बच गया, वो देखेंगे कैसे हमें इसे ठीक करना है। ये हो गया इम्प्लीकेशंस। अब देखो हमें कैसे रिकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक, डोमेस्टिक प्रेशर हो गया था। अब कैसे हम ठीक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स मार्केट, सबसे पहला तो यही है। तो हम केवल यूएसए पे डिपेंडेंट ना रहे अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। लुक ईस्ट देखें और बियॉन्ड वेस्ट देखें, कि वेस्ट कंट्रीज के अलावा भी हम और अपने क्या कर सके, सेंट्रल एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। लुक ईस्ट टू बियॉन्ड, लुक बियॉन्ड वेस्ट, एग्रेसिवली परस्यू द मार्केट एक्सेस इन द रीजन बियॉन्ड द यूएसए। India should accelerate to efforts to diversify its exports market, focusing on Asia, Africa and Middle East। तो हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने एक्सपोर्ट मार्केट को। दूसरा क्या करना है, एनहेंस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, डोमेस्टिक लेवल पे वैल्यू एडिशन करनी है, ठीक है। इन्वेस्ट इन द वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन टू मूव अप द ग्लोबल वैल्यू चेन, रिड्यूसिंग द रिलायंस ऑन लो कॉस्ट टैरिफ सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स। सपोर्ट करो एमएसएमई को भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स एंड एक्सेस टू फाइनेंस। Strengthening strategic partnership. Deepen strategic partnership with countries like Japan, Australia, and the EU to enhance trade and investment ties. Leverage the platform like Quad and Indo-Pacific framework for the economic cooperation. और जो कंट्रीज है, यूएसए तो है ही, ठीक है। हाँ देखो, इम्प्लीकेशंस लिख सकते हैं आपने जैसे कहा पॉजिटिव भी, है ना, लेकिन वो मेजरली टोन इसकी नेगेटिव है यहाँ पे आप, क्योंकि हम लास्ट में बताएंगे डाइवर्सिफाइड। आप इसको कंक्लूजन में आप लिख सकते हो जो आपने कहा ना पॉजिटिव इम्प्लीकेशन की, ठीक है, इससे इंडिया डाइवर्सिफाई करेगा, हमें इसे अपॉर्चुनिटी के लिए एज ए ट्रीट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी की तरह, और अपने डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ पे, तो डिमांड अगर लोकल भी रहेगी तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंक्लूजन में कर सकते हैं इसको। अगर वहां पे ऐसा क्वेश्चन होता क्रिटिकल एनालाइज या दोनों, तब हम थोड़े पॉजिटिव डालते हैं, लेकिन पॉजिटिव टोन इतनी रिक्वायर्ड नहीं इसमें। बस कंक्लूजन में या बीच में डालना, अगर कंटेंट कम पड़ रहा है तो डाल देना। स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करो बाकी कंट्रीज के साथ। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हो बार बार। देखो 2-3 तरीके हैं, अगर यूएसए टैरिफ बढ़ा रहा है, पहला काम ने आपने क्या कहा कि आप वहां पे डाइवर्सिफाई करो एक्सपोर्ट्स अपना, यूएसए के अलावा बाकी कंट्रीज को करो। दूसरा का अपना डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाओ। तीसरा आपने कहा बाकी कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाओ, ठीक है। और फोर्थ क्या है, यूएसए के साथ भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होना चाहिए, ये नहीं उसने बढ़ा दिया तो भूल जाओ उसको, उसके साथ भी डिप्लोमेटिकली एंगेज करो, कैसे भी करके निगोशिएट करो, वापस टैरिफ को कम लाने की कोशिश करो। डिप्लोमेसी में यही तो होता है, ठीक है ना। ये नहीं उन्होंने बढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, निगोशिएट करो चीजों को। कंटिन्यू डिप्लोमेटिक टॉक्स विद यूएसए टू सीक अ रेजोल्यूशन, ठीक है, एम्फेसाइजिंग म्यूचुअल इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक, उनको समझाओ ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसे बस निगोशिएट करके वापस टैरिफ को कम कराओ, है ना। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज रोल इन द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड द बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रांग, उनको मतलब वही बताओ कि कैसे कितना उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा अगर हमारे टाइज करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। तो आपको एक पॉजिटिवली एज ए डिप्लोमेट अपना आंसर लिखना है, ठीक है, कि आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाओगे। लास्ट इज द पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंप्लीमेंट ट्रेड रिफॉर्म्स टू एड्रेस, अगर यूएस के कुछ कंसर्न्स हैं तो हमारी पॉलिसी में भी हमें रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ताकि यूएस के कंसर्न्स को हम एड्रेस कर सके, उनसे फर्दर फिर निगोशिएट कर सके। तो ये चीजें हम कर सकते हैं अपने उसको सुधारने के लिए। तो आपको बिल्कुल एक्टिविस्ट नहीं बन जाना है, हाय हाय मुर्दाबाद यूएसए, ये नहीं करना है वहां पे ना आंसर में। आपको दिखाना है कि भाई ठीक है, उनके भी कंसर्न है, उनको भी एड्रेस करेंगे,
और उनको भी पॉजिटिव रास्ता दिखाएंगे हम कि अगर हमारे साथ ट्रेड को रीनिगोशिएट करते हैं तो उनका भी फायदा है। ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू। चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2। अरे टाइम पे आया करो मनोज आप। एक क्वेश्चन तो मिस ही हो गया आपका। एक क्वेश्चन मिस मतलब एक टॉपिक मिस आपका। ठीक है। अब इंडिया यूएस हमने कर लिया सारा टैरिफ डिस्कस, अब आ रहे हो आप। मैं ये बता रहा था आईआर में मैंने मॉडल आंसर काफी डिटेल में दिए हैं, उसको आप पढ़ लोगे तो आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे साथ साथ ही। चलो सेकंड करो। द जियोपॉलिटिकल राइवलरी इन द मिडल ईस्ट, देखो ये भी चल रहा है न्यूज के अंदर, मिडल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी चलती रहती है उस पे हमें क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा हमारी एनर्जी उस पे और उस पे, ठीक है ना। हैज अ डायरेक्ट इंप्लीकेशन फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो जो वहां पे जियोपॉलिटिकल राइवलरी चलती है उससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ता है और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी, वो बताना है आपको। 10 मार्क्स, 9 मिनट्स, स्टार्ट। क्वेश्चन पेपर मैंने ग्रुप पे भेज दिया है।
अरे तुम देख क्या रहे हो मनोज, लिखो। लिखो लिखो, टाइम का है, खत्म होने वाला है बस। दिव्या आप टाइम पे नहीं आए। चलो लिखो। क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। देखो भाई, अगर मिडल ईस्ट में, है ना, या वेस्ट एशिया में जियो पॉलिटिकल राइवलरीज होती है, वहां पे टेंशन होती है, तो इंडिया में कहाँ फर्क पड़ता है? एक तो उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पे फर्क पड़ता है, पहला पार्ट ये था, और दूसरा हमारी फॉरेन पॉलिसी पे। तो वो चीज आपको दोनों चीजें बतानी है। देखो, तो पहला देखोगे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले तो आप बताओगे कि इंडिया का जो डोमिनेंट सप्लायर है, जहाँ पे ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, क्रूड ऑयल, तो मोस्टली कहाँ से आता है? मिडिल ईस्ट से। अगर वहां से सप्लाई डिसरप्ट होगी तो हम वनरेबल है उस चीज के लिए। तो अराउंड 55 से 60% ऑफ द क्रूड ऑयल इंपोर्ट आता है आपका मिडिल ईस्ट से। तो ये हैवी रिलायंस है इंडिया की ऑन द मिडिल ईस्ट फॉर द क्रूड ऑयल। इंडिया इज ससेप्टेबल टू द सप्लाई डिसरप्शन बाय द रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। अब अगर उस रीजन में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम क्या है, ससेप्टेबल है फॉर द आपका सप्लाई डिसरप्शन। तो पहला तो ये होगा कि सप्लाई, तो इसमें बड़ा आएगा सप्लाई डिसरप्शन। ये चैलेंज है कि सप्लाई वहां से रुक सकती है। दूसरा, प्राइस वोलेटिलिटी एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो जैसे जब भी वहां पे टेंशन होती है, कहीं ना कहीं ब्रांड क्रूड का या बाकी क्या होता है, प्राइस उस पर बढ़ जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि इंडेक्स है। तो आप जब भी देखोगे कि प्राइस बढ़ जाता है, लगभग 5 से 10% बढ़ जाता है विद इन फ्यू डेज। कब? जब जब व्हेन देयर इज अ टेंशन देखिए इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और अटैक ऑन द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सऊदी अरमाको पे जब अटैक हुआ था, उस टाइम पे क्या देखा गया? प्राइस बढ़ गया। तो एक प्राइस अगला वर्ड क्या आ रहा है? प्राइस वोलेटिलिटी। पहला क्या था? सप्लाई। तो ऐसे वर्ड्स निकालने हैं आपको। क्वेश्चन तो क्या है? एनर्जी
सिक्योरिटी पे, ठीक है ना। अब उस एनर्जी सिक्योरिटी को डिवाइड ही तो करोगे, कहाँ का फर्क पड़ेगा, सप्लाई में फर्क पड़ जाएगा, प्राइस में फर्क पड़ जाएगा, ऐसे आपको डिवाइड करना है, तभी तो डायमेंशन जनरेट होगी। थर्ड क्या पड़ेगा, जो सप्लाई के रूट है, तो यहाँ पे एक आप मैप बनाओगे, इसमें मैप बन सकता था, ठीक है, जहाँ पे आप स्टेट दिखा सकते हैं दोनों, फिर सप्लाई रूट्स दिखा सकते थे। तो ये आप बताओगे कि कई बार जब इन चौक पॉइंट्स के ऊपर किसी राइवलर, वहां पे राइवलरी हो जाती है, कोई कंट्रोल करता है, तो सप्लाई अगेन डिसरप्ट हो जाती है, सप्लाई रूट थ्रेट्स हो जाते हैं, राइवलरीज थ्रेटन द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द चौक पॉइंट्स। बाबल मंडेब है ना, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूज है, वो मार्क करके आपको दिखाना था, यहाँ पे एक मैप बनाना था। तो सप्लाई रूट पे फर्क पड़ जाता है। इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इन कंट्रीज पे सैंक्शन लगा देते हैं, उसका भी इम्पैक्ट हमें बियर करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर यूएसए ने ईरान पे लगा दिए सैंक्शंस की कि उनसे कोई ट्रेड नहीं करेगा, तो हमारे पास तो ऑप्शंस क्या होते हैं, लिमिट हो जाते हैं, फिर हमें कोई कॉस्टलियर अल्टरनेटिव देखना पड़ता है। तो ये सब भी हमें डील करना पड़ता है फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, ये लिखा है। अब सेकंड पार्ट आएगा, फॉरेन पॉलिसी पे क्या फर्क पड़ेगा, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो पहला तो जब भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमें जो भी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है उन दोनों के बीच में बैलेंस करना पड़ता है। जैसे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमें बैलेंस करना पड़ता है, ताकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्व होए, हम किसी एक की साइड भी नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरा, नेविगेटिंग यूएसए इन्फ्लुएंस। अब यूएसए ने तो सैंक्शन लगा दी ईरान पे, और हम भी पूरा उस पर नहीं कर सकते कि बैन करते ईरान को बिल्कुल ना। तो कहीं ना कहीं हमें यूएसए को भी, या और जो मेजर पावर है उनको भी नेविगेट करना पड़ता है, ये भी हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी चैलेंज हो जाता है उस टाइम पे। थर्ड पे, मैनेजिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब वहां पे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, पैलेस्तीन इसराइल का हो गया, है ना, बाकी हो गया ईरान का और इसराइल का हो गया, तो उनको भी हमें करना पड़ता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो वहां पे, वो एस्केलेट ना करे फर्दर, उस रीजन में स्टेबिलिटी आए, हम इन्वॉल्व ना हो डायरेक्टली उसके अंदर। तो ये सब चीजें हमें वहां पे मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है। प्रमोटिंग डायलॉग, आपस में डायलॉग प्रमोट हो, डी एस्केलेशन हो, स्टेबिलिटी आए, अवॉइड डायरेक्ट एंटेंगलमेंट इन द प्रॉक्सी वॉर्स, ये सब में हमें अवॉइड करना है। ये सब हमारे चैलेंज है फॉरेन पॉलिसी। फिर अगर हमारे कुछ वहां पे लोग फंस गए हैं तो उनको इवैक्यूएट करना, ये भी हमारा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है वहां पे, वो भी आपको लिखना था, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो उनके डिस्प्यूट्स का। लास्ट इज द डायस्पोरा, जो वहां लोग रहते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, अगर वहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं फिर उनको वापस लेके आना अगर फंस जाते हैं। वेलफेयर और सिक्योरिटी ऑफ द डायस्पोरा इज ऑल्सो अवर फॉरेन पॉलिसी कंसर्न। ये दोनों इम्प्लीकेशन आपको बताने थे, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और फॉरेन पॉलिसी के लिए। आगे देखते हैं और इम्प्लीकेशन एनर्जी सिक्योरिटी का देख लिया। सेकंड, इम्प्लीकेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी देख लिया हमने ना। अब इसको ठीक कैसे करना है, वे फॉरवर्ड जो आप लिख सकते हो, रिकैलिब्रेटिंग इंडिया प्रोएक्ट strategy proactive measure to mitigate the risk and leverage opportunity, India is pursuing the multi-pronged strategy। पहला तो क्या करो, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ताकि हमें वहां पे अगर कुछ दिक्कत भी आती है तो हमारे एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन ना हो। एक्टिवली इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम नॉन मिडल ईस्ट सोर्सेज लाइक यूएसए, कनाडा, गियाना, अफ्रीकन नेशन। सेकंड क्या करो, एक्सेलरेट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, कहीं ना कहीं रिन्यूएबल पे जाओ ताकि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, डीपन टाइज विद द की मिडल ईस्टर्न प्लेयर्स जैसे जीसीसी, इजराइल। उससे क्या होएगा, कहीं ना कहीं हमें वो इंश्योर कर देंगे कि आपकी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उनसे भी हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखनी है थ्रू इकोनॉमिक डिफेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज। पार्टिसिपेशन इन द आईमैक, इंडिया मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर जो है आपका, ठीक है, मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है। देन एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे भी हमें ध्यान रखना है वहां पे, नेवल इंक्रीज नेवल प्रेजेंस, ताकि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो, सिक्योर्ड हो हमारी बिल्कुल। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द मिडल ईस्ट, जैसे एशिया में फोकस करो कनेक्टिविटी पे, एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज इन द सेंट्रल एशिया वाया चाबार, तो और अल्टरनेटिव रूट्स आप निकाल सकते हो ताकि हमें कनेक्टिविटी मेंटेन रहे। इससे हम वहां पे हमारी एनर्जी सप्लाई और उस पे फॉरेन पॉलिसी पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक बेटर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडिया और नेबरहुड के बारे में। India's neighborhood first policy aims to foster mutual beneficial ties, but its implementation is often challenged by China's growing economic and strategic inroads in the region।
अब हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या कर रही है, वो म्यूचुअल बेनिफिशियल की बात करेगी, हम भी खुश रहें और नेबर भी खुश रहे। लेकिन चाइना उसमें जब इंक्लूड कर जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा नेबर क्या होता है, वो भटक जाता है उससे। तो वो उस क्वेश्चन पे आपको समझाना है इसको, ये मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बता दिया। विद स्पेसिफिक एग्जांपल डिस्कस द सक्सेस, तो आप बताओगे हाँ भाई कहीं कहीं तो हमारी सक्सेस भी हुई है नेबरहुड पॉलिसी, लेकिन कहीं कहीं पे इसकी लिमिटेशंस भी है। एंड लिमिटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन रिटेनिंग इंडियाज प्राइमेसी इन द साउथ एशिया, पर फिर भी हम क्यों रिटेन नहीं कर पा रहे हमारी प्राइमेसी इन द साउथ एशिया, तो उसकी क्या लिमिटेशन है। करो। 10 मार्कर्स, 10 मार्कर गए भी 9 मिनट्स के हिसाब से लिखो। स्टार्ट। हाँ भी नवीन, क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ रहा है तेरे को, सेंस कर बना रहे हैं, कवर हो रहे हैं टॉपिक। हाँ जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया सर। होलिस्टिक हो जाएगा ना। हाँ जी सर। चलो करो। आईआर में कुछ भी नहीं है, बस यही जो करंट में चल रहे होते हैं टॉपिक्स, इन पे सबके आपके पास पॉइंट होने चाहिए, नेबर पे पॉइंट हो, यूएस पे पॉइंट हो, मिडल ईस्ट पे पॉइंट्स हो, बस ये पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, उनको लिखाना आंसर में।
चलो भी देखते हैं। तो हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं अपने अपना प्रेजेंस दिखाया भी है, कोऑपरेशन भी किया है। तो वो शो करता है यहाँ यहाँ पे हम अपनी प्रेजेंस दिखाने में सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं हमारे बायलेटरल एंगेजमेंट बढ़े हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस हमने दी है कंट्रीज को। ठीक है, इसमें आप भूटान का एग्जांपल दे सकते हो, वहाँ पे मेजर जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है, प्रोजेक्ट्स है, वहाँ पे हम कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंस है। ठीक है, मालदीव्स में भी असिस्टेंस दी थी हमने को ड्यूरिंग देयर वाटर क्राइसिस। फिर डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे ह्यूमैनिटेरियन एड हम प्रोवाइड करते हैं। इंडिया रिलायबल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। ठीक है, आप सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है। नेपाल के अर्थक्वेक के टाइम देख लो आप, चाहे जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जो हमने एड दी वो मैंने लिखी है बड़ा आंसर में। तो ये हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, यानी कि हम कहीं ना कहीं एंगेजमेंट हमारा है, ऐसी बात नहीं है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के थ्रू वी आर एंगेजिंग एंड वी आर सक्सेसफुल इन दिस पार्ट। कनेक्टिविटी हमने बढ़ाई है। अगरतला अखबारा जो रेलवे लिंक है, नॉर्थ ईस्ट को और म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा वो। ठीक है। देन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं हम, क्लोज कोऑपरेशन कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, ऑन कनेक्ट कॉम्बैटिंग इंसर्जेंट ग्रुप्स है उनको कॉम्बैट करने में। ठीक है। फिर दूसरा क्या है, हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को नेबरिंग कंट्रीज में। तो ये हमारे कोऑपरेशन है जहाँ पे इंडिया की सक्सेस है, जहाँ पे हम हमारे नेबरिंग कंट्रीज को असिस्ट करते हैं और हमारी प्रेजेंस भी है। लेकिन कई जगह पे लिमिटेशंस भी है, चैलेंज भी है। जैसे बीआरआई का डोमिनेंस होने के कारण क्या होता है कि चाइना ज्यादा जाता है, फिर हमारा वहां पे इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। पहला है, देखो चाइना क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द साउथ एशिया थ्रू बीआरआई। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वॉल्वमेंट है। ऑफरिंग सब्सटेंशियल फंडिंग, फंडिंग कर देता है कंट्रीज को, डेवलपमेंट पैकेज दे देगा। ठीक है, तो फिर वहां पे हमारा रोल कम आ जाता है इसमें। फिर डेट ट्रैप में फंसा देता है, जैसे श्रीलंका हो गया, इसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी हो गया जैसे। ठीक है। देन इंक्रीज स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ऑन बीजिंग। तो कहीं ना कहीं इन सबके थ्रू उनके ऊपर जो कंट्रीज है उनकी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस बीजिंग के ऊपर, चाइना के ऊपर बढ़ जाती है। फिर कुछ एग्जांपल दे सकते हो, हम्बनटोटा पोर्ट जो 99 ईयर लीज पे ले लिया। ठीक है, पाकिस्तान में सी पैक बना दिया जो हमारे बिल्कुल राइवलरी और क्लोज है। ठीक है, मालदीव्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है चाइना। तो ये सब एग्जांपल हो गए। फिर कहीं ना कहीं मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है चाइना अपनी। ठीक है, मिलिट्री टाइज है पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है। ठीक है। और इंडियन ओशन में भी उसकी प्रेजेंस बढ़ रही है। ये सब हमारे चैलेंज है। अब हमें फिर करना क्या चाहिए उसके लिए, वो देखते हैं। ये हो गया। फिर अब फिर हमारे भी इंटरनल चैलेंज है, बायलेटरल कॉम्प्लेक्सिटीज है, जैसे परसिस्टेंट बायलेटरल डिस्प्यूट, इसलिए चाइना आ पाता है। ठीक है ना। इंडियाज रिलेशनशिप विद सम नेबर पर्टिकुलरली पाकिस्तान एट टाइम्स एंड नेपाल एंड श्रीलंका इज fraught with historical baggage and ongoing disputes that hinder cooperation। तो ये रीजन बता रखे क्या रीजन है। ठीक है। लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी है हमारी, इतना हम नहीं कर पाते इन्वेस्ट, इतना चाइना कर देता है, इस कारण चाइना इनरोड कर जाता है कंपेयर टू इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे पॉलिटिकल कोई चेंज हुआ मालदीव्स में देखा गया, नेपाल में देखा गया, तो कहीं ना कहीं उनके अलाइनमेंट कभी इंडिया की तरफ हो गए, कभी चाइना की तरफ हो गए। तो ये भी एक इशू है। ठीक है, मालदीव्स का एग्जांपल दिया है जैसे ना। इम्प्लीमेंटेशन गैप है ना। कई बार ऐसे कहते भी हैं, इंडिया प्रोमिसेस चाइना डिलीवर्स। ठीक है, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है। व्हाइल पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स आर स्ट्रांग, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैन बी स्लो ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशन एंड और समटाइम्स लैक ऑफ कंसिस्टेंट फॉलो थ्रू। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी कि हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए हम वहां पे, जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर करें, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें, तब जाके हम इसको अपना जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इसको सक्सेसफुल बना पाएंगे और चाइना का इनरोड कम कर पाएंगे हमारे नेबर के अंदर। ठीक है। इंडियाज नेबरहुड, टू रिटेन द प्राइमेसी रीजन, इंडिया मस्ट एनहेंस इट्स फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट ऑफरिंग्स, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथन कनेक्टिविटी बढ़ाओ ताकि इजीली हमारा, जब भी कनेक्टिविटी होती है तो आपस में टाइस इंप्रूव हो जाते हैं, ट्रेड बढ़ता है, तो कनेक्टिविटी बहुत फोकस करना पड़ेगा। जो भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, बीबीआईएन हो गया, ठीक है, और जो हो गया आईएमटी हो गया, ये सारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इनको हम कंप्लीट करें। एड्रेस बायलेटरल डिस्प्यूट्स प्रैग्मेटिकली, जो भी हमारे डिस्प्यूट उनको एड्रेस करो। लेवरेज सॉफ्ट पावर,
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है, कंटिन्यू टू बैलेंस इट्स रिलेशनशिप, अवॉइडिंग ओवर रिलायंस ऑन एनी सिंगल पावर एंड पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ रिलायबल डेमोक्रेटिक पार्टनर। तो ये 4-5 चीजें अगर हम करेंगे तो फिर हमारा भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम बैलेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, मतलब ठीक है ना, मतलब ओवरऑल नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये आप घर से करना। अफ्रीका का क्वेश्चन है ये। हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो होगा डायस्पोरा वाला। काफी मैंने डिटेल में दिए हैं आपको मॉडल आंसर, ये सोच के कि आपको फिर इसके बाहर ज्यादा पढ़ना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, इन्हीं से आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं सारे। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो मॉडल आंसर के थ्रू वो टॉपिक कवर, क्योंकि आईआर में करंट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो उस टाइम चल रहा होता है ना। तो उसका आपका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम। इंडियाज डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में हमारा काफी ये भी क्वेश्चन चलता रहता है ना, इन्फ्लुएंस भी है वहाँ। डिस्क्राइब्स इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। 10 marks, 9 minutes start। करो।
चलो भाई, टाइम ओवर, देखते हैं। अब ये पॉइंट्स आपने नोट कर ली तो आपका डायस्पोरा वाला टॉपिक सारा हो जाएगा कंप्लीट, देखना क्या है कि सारी लगभग डायमेंशन कवर कर लिया। पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है डायस्पोरा का। ठीक है, तो आप बताओगे भाई, रेमिटेंसेज है सबसे ज्यादा, काफी है ना। वन ऑफ द मोस्ट सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इज थ्रू द रेमिटेंसेज। जैसे इन 2023 इंडिया रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली डॉलर 125 बिलियन इन रेमिटेंसेज। तो पहले तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा रेमिटेंसेज का, उससे हमें जीडीपी भी बूस्ट मिलता है। रेमिटेंसेज अकाउंट फॉर नियरली 3% ऑफ इंडिया जीडीपी, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। देन इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे देखते हैं हम। The Indian diaspora is increasingly investing in India through various channels. इन्वेस्टमेंट कैसे होगी भाई, देखो अलग अलग, ये आपको याद रखना है। एक तो डायरेक्ट कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एफडीआई आ जाएगी। डायस्पोरा मेंबर ऑफर इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप्स एंड एस्टेब्लिश बिजनेस इन इंडिया, फैसिलिटेटिंग कैपिटल इनफ्लो एंड जॉब क्रिएशन। तो ये अलग अलग तरीके बताने हैं। दूसरा, खुद के एंटरप्रेन्योर वेंचर्स हो गए। मैनी मेंबर्स ऑफ द डायस्पोरा हैव एस्टेब्लिश सक्सेसफुल बिजनेस अब्रॉड एंड नाउ दे आर लुकिंग बैक टू इन्वेस्ट बैक इन इंडिया। तो इन्वेस्ट बैक इन इंडिया, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे फिर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे। Then, according to report by the RBI, NRI contribute significantly to the Indian economy through investment that exceed dollar around 8 billion from April 2022 to March 2020। तो काफी इन्वेस्टमेंट होगी। पहला क्या होगा, रेमिटेंस हो गया। सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट। थर्ड इज द ट्रांसफर ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी। जो उन्होंने वहां पे स्किल सीखी है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं वो। ठीक है, द इंडियन डायस्पोरा ब्रिंग बैक वैल्यूएबल स्किल्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी व्हेन दे रिटर्न टू इंडिया और एंगेज इन द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। स्किल डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आप बता सकते हो। फिर कहीं ना कहीं कल्चरल एक्सचेंज होता है, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है उसको शोकेश करते हैं वहां पे। बॉलीवुड हो गया, है ना, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स हो गए, ये सब वहां पे दिखाते हैं। अब सेकंड देखते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है उनके। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, कुछ इंडियन डायस्पोरा वहां पे पॉलिटिकल हाई पोस्ट पे रहते हैं। ऋषि सुनाक हो गए जैसे, ठीक है, कमला हैरिस, ये सब क्या है, हाई पोस्ट पे है। ठीक है, द डायस्पोरा हैज बीन इफेक्टिव इन लॉबिंग फॉर द फेवरेबल पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया विद इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो इंडिया के फेवर में भी इन्होंने काफी पॉलिसीज पे काम किया। जैसे जो इंडिया यूएसए की न्यूक्लियर डील थी, 123 एग्रीमेंट, उस पर भी डायस्पोरा काफी इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है। ठीक है, तो पॉलिसीज फेवरिंग इंडिया, उस पर भी ये काफी हेल्प करते हैं उसको लॉबिंग करने में। बायलेटरल रिलेशन, जिस कंट्री में रहते हैं उसके इंडिया के साथ बायलेटरल रिलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट्स को निगोशिएट करने में, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बढ़ाने में। डायस्पोरा डिप्लोमेसी, इंडिया गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट करती है डायस्पोरा को। ठीक है, उनके लिए पॉलिसी बनाती है, उनसे एंगेज करती है उनको, ताकि आप उनके लिए बेटर पॉलिसी बना सके हम। और इंडिया का भी वर्ल्ड लेवल में प्रेजेंस बढ़ाते हैं डायस्पोरा। जैसे कि द डायस्पोरा हेल्प्स एडवोकेट फॉर द इंडियाज पोजीशन ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एनहेंसिंग इट्स स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल अफेयर। तो ये सब आपको डिफरेंट तरीके से बताना था, कैसे इंडिया में जो डायस्पोरा वो इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, पॉलिटिकल भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, आईआर का हो गया टेस्ट आपका कंप्लीट, लास्ट में कंक्लूड कर देना। एक टेस्ट और जो नेक्स्ट होगा वो हम करेंगे 22 को, जो भी तुम्हारी डेट है शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको करेंगे। और इस फिर एक टेस्ट बाद में इसी मॉड्यूल में करंट अफेयर का भी है, उसमें मैं कोशिश करूंगा ज्यादा क्वेश्चन आपको आईआर के दूं। तो अराउंड 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 15 एक मोटे मोटे ब्रॉड टॉपिक आपके आईआर के कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसी के थ्रू हम कवर कर लेंगे। हिस्ट्री हो गया हमारा, पॉलिटी हो गया, आप आईआर भी कंप्लीट करेंगे, ऐसे मॉड्यूल वाइज सारे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप रेगुलर करोगे, लिखते रहोगे, मॉडल आंसर पढ़ोगे, तो तुम्हारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगेन मैं बार बार यही कह रहा हूँ तुम्हें कि अधिकतर बच्चे मैं देख रहा हूँ नहीं कर रहे अभी आंसर राइटिंग, वो करेंगे प्री के बाद। तब तक तुम एक राउंड लगा चुके होगे, पढ़ाई में तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी होगी, ये तुम्हें प्री में भी हेल्प करेगा, क्योंकि तुम अपना रिविजन करते जा रहे हो। एचसीएस मौका एक ही बार देगा, वो जब देगा, ऐसा नहीं है कि बार बार निकलते हैं फॉर्म, है ना। तो अब टाइम से निकल रहा है। जो बच्चा तैयार रहेगा, अपने ऑप्शन को अच्छे से कर रहा होगा लगातार, जीएस में कंटिन्यूटी बनाए रखे होगा, तो उसी का उस टाइम पे सिलेक्शन होगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई करोगे, उसका नहीं होएगा फिर वो, क्योंकि तब तो टाइम ही नहीं बचेगा इतना, बहुत फास्ट करती है एचपीएससी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखो, है ना। ज्यादा तुम्हारा गैप आता ही नहीं, वैसे तो 3-4 दिन बाद फिर टेस्ट आ जाएगा, अपना आईआर खत्म कर लो इसी के बाद में। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।